जैसे ही विक्रम ने वेपन रिसर्च सेंटर से हथियार चुने, वो तुरंत अपनी टीम के सदस्यों को चुनने के लिए निकल पड़ा। उस समय पहली टीम के लीडर और दूसरी टीम के लीडर पहले ही नौकरी छोड़कर घर जा चुके थे। मोहन की पत्नी गर्भवती थी और करण की मां का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था। वो छुट्टी लेकर घर चला गया था उनकी देखभाल के लिए। अब मजबूरी में विक्रम को फैसला लेना पड़ा और उसने एक महिला सैनिक और अर्जुन को इस मिशन के लिए चुन लिया। इतना तय होते ही पूरी टीम तुरंत कोकोसिली की ओर निकल पड़ी। इस मिशन में उनके साथ 4 प्रोफेसर भी थे। डॉक्टर दीपक बायोलॉजी एक्सपर्ट, डॉक्टर राकेश पृथ्वी विज्ञान विशेषज्ञ, डॉक्टर अमित इतिहास विशेषज्ञ और आखिरी डॉक्टर शिखा जो फील्ड सर्जरी यानी मिलिट्री डॉक्टर थी। जैसे ही विक्रम ने उन्हें देखा वो चौंक गया और बोला, तुम यहाँ? डॉक्टर शिखा हल्की मुस्कान के साथ बोली। क्या मुझे देखकर हैरानी हुई? विक्रम ने तुरंत कहा, ये मिशन बहुत खतरनाक है, लड़कियों के लिए ये सही जगह नहीं है। तभी एक साथी हंसते हुए बोला, अरे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? कहीं तुम दोनों? विक्रम थोड़ा हिचकिचाया, हाँ मतलब थोड़ा बहुत। लेकिन डॉक्टर शिखा ने तुरंत बात काट दी, नहीं नहीं बस पहले से जानते हैं। विक्रम ने फिर समझाने की कोशिश की, तुम मत जाओ, ये मिशन तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन शिखा ने ठान लिया था, मैं जरूर जाऊंगी, मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी, अगर भरोसा नहीं है तो इनसे पूछ लो। तभी डॉक्टर अजय बोले, शिखा हमारे प्रोजेक्ट की टॉप परफॉर्मर है, उसकी ट्रेनिंग सबसे बेहतरीन है और सबसे जरूरी वो एक मिलिट्री डॉक्टर है, तुम्हारी टीम को उसकी जरूरत पड़ेगी। ये सब सुनकर विक्रम के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने कहा, ठीक है। डॉक्टर अजय ने जाते जाते कहा, मैं यहीं तक तुम्हें छोड़ता हूँ, बेस्ट ऑफ लक। ट्रेन के सफर में विक्रम खिड़की के बाहर देख रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर था। वो धीरे से बोला, इस रहस्यमयी जगह में सिर्फ शिकू ही नहीं छिपा है। सामने वाले ने जवाब दिया, तुम्हारी बात पर मुझे यकीन है, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि इस बार तुम्हारा सामना सबसे ताकतवर दुश्मन से ही हो, उससे ज्यादा खतरनाक कुछ मत मिलना। कुछ ही देर में पूरी टीम लोकल मिलिट्री द्वारा बनाए गए अस्थायी कैंप में पहुंच गई। अब मिशन शुरू होने से पहले विक्रम ने सभी को अंतिम ब्रीफिंग दी। ये जो पिस्टल है इसके कारतूस डॉक्टर मेहता ने खास मटेरियल से बनाए हैं। हर एक के पास 20 गोलियां होंगी और ये गोलियां किसी भी चीज को छूते ही सीधे आर पार छेद कर देंगी, लेकिन इन्हें सिर्फ इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करना। दूसरी गोली है इलेक्ट्रिक बुलेट, ये हाई वोल्टेज करंट छोड़कर दुश्मन को नुकसान पहुंचाती है। हर एक के पास 2 मैगजीन होंगी और ब्लास्ट बुलेट की 3 मैगजीन होंगी। हमारे पास कुल 4 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी में 2000 ब्लास्ट बुलेट, 500 इलेक्ट्रिक बुलेट्स, फ्लेयर गन, सिग्नल, ग्रेनेड और स्मोक बम मौजूद है। कल सुबह हम नो मैंस लैंड में एंट्री करेंगे। अगर किसी को कोई पर्सनल काम है तो आज ही खत्म कर लो, क्योंकि अंदर जाने के बाद मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह खत्म हो जाएगा और हम सिर्फ रेडियो से संपर्क करेंगे। सबने एक साथ कहा, सब तैयार है? विक्रम ने गंभीर आवाज में कहा, तो एक काम और कर लो, सब लोग अपना अपना आखिरी खत यानी वसीयत लिख दो। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। तुम सब जानते हो ये मिशन कितना खतरनाक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम सबको जिंदा वापस लेकर आऊं, लेकिन हमें सबसे बुरे हालात के लिए भी तैयार रहना होगा। ये खत सिर्फ एक सावधानी है, ज्यादा मत सोचो। अब असली मौत का सफर शुरू होने वाला था। अगले दिन सुबह सुबह पूरी रिसर्च टीम ने अपने अपने आखिरी खत लिख लिए थे। विक्रम ने वो सारे खत कमांडर को सौंप दिए और निकलने की तैयारी करने लगा। कमांडर ने गंभीर आवाज में कहा, ध्यान रखना, सुरक्षित रहना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम लोग वापस आकर ये खत खुद ले जाना। विक्रम हल्की मुस्कान के साथ बोला, चिंता मत करो, हम सब सही सलामत वापस आएंगे। इतना कहकर पूरी टीम तिब्बत की ओर रवाना हो गई। कमांडर ने जानबूझकर विक्रम और शिखा को एक ही गाड़ी में बैठाया ताकि दोनों के बीच तालमेल बन सके। रास्ते में शिखा ने बाहर देखते हुए पूछा, यहाँ इतनी सारी हड्डियां क्यों पड़ी हैं? विक्रम ने जवाब दिया, यहाँ के जानवर मरने के बाद खुद ही सूख जाते हैं, कुछ को दूसरे जानवर मार देते हैं और उनका मांस खा जाते हैं, बाकी शरीर ऐसे ही सूख जाता है, और कुछ को शिकारी मार देते हैं, जो कीमती चीजें होती हैं वो निकाल लेते हैं और लाश को यहीं छोड़ देते हैं। शिखा गुस्से में बोली, ये लोग कितने निर्दयी होते हैं, सिर्फ पैसों के लिए ऐसा करते हैं। विक्रम ने गंभीर होकर कहा, ये सिर्फ थोड़े पैसे की बात नहीं है, इन चीजों की काली बाजार में कीमत सोच से भी ज्यादा होती है। शिखा ने पूछा, अगर हम ऐसे शिकारियों से टकरा गए तो? विक्रम ने ठंडे लहजे में कहा, उन्हें पता होता है कि ये अपराध कितना बड़ा है, ज्यादातर जानवर संरक्षित होते हैं, पकड़े गए तो सीधी मौत की सजा, इसलिए अगर मिले तो पहले पकड़ने की कोशिश करेंगे और स्थानीय पुलिस के हवाले कर देंगे, लेकिन अगर उन्होंने विरोध किया तो वहीं खत्म कर देंगे। कुछ ही देर में टीम उस जगह पहुंच गई जहां पिछली टीम आखिरी बार देखी गई थी। अर्जुन और रवि ने तुरंत कैंप के आसपास सुरक्षा व्यवस्था लगानी शुरू कर दी, लेकिन इस बार डॉक्टर मेहता ने खास तरह की माइंस दी थी जिन्हें जमीन में दबाने की जरूरत नहीं थी, उन्हें दूर से कंट्रोल किया जा सकता था। सारी तैयारी पूरी होने के बाद टीम प्रोफेसरों को लेकर उस जगह पहुंची जहां पहली बार उस रहस्यमयी जीव का शव मिला था। वहां पहुंचकर सब हैरान रह गए। शिखा बोली, यहाँ हड्डियों का ढेर इतना ज्यादा कैसे हो गया? विक्रम ने भी चारों तरफ देखते हुए कहा, इतनी सारी हड्डियां, ये सब प्राकृतिक नहीं लग रहा। तभी डॉक्टर दीपक बोले, आप लोग क्या सोचते हैं, ये सब अपने आप जमा हो गया है या किसी ने जानबूझकर इकट्ठा किया है? एक साथी बोला, अगर किसी ने किया है तो वो पागल होगा। डॉक्टर दीपक ने कहा, अभी कुछ कहना मुश्किल है, पहले हम इन्हें फैलाकर देखते हैं ये किस किस जानवर की है। उनकी बात सुनकर सभी लोग मिलकर हड्डियों के ढेर को फैलाने लगे। डॉक्टर दीपक ने कुछ बाल उठाकर सबको दिखाए और कहा, ये तिब्बती हिरण के बाल, अगर ये किसी इंसान का काम होता तो ये यहाँ नहीं होते। फिर उन्होंने जमीन पर पड़ी हड्डियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ याक, तिब्बती हिरण, जंगली जानवर, बाज, हिरण और नेवले की हड्डियां हैं, बाकी कुछ को पहचानना मुश्किल है। ये सब सुनकर सभी के चेहरे पर हैरानी छा गई। डॉक्टर दीपक ने कुछ अनजान हड्डियां उठाकर अपने पास रखी ताकि बाद में उन पर रिसर्च कर सके। इस तरह पिछली टीम के सारे रास्ते की जांच पूरी हो चुकी थी। अब विक्रम ने फैसला लिया कि टीम को आगे बढ़ाकर उस रेगिस्तानी इलाके में ले जाया जाए जहां से दूर एक बर्फीला पहाड़ दिख रहा था। विक्रम ने सबको आदेश दिया, आज हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे जहां हम पहले कभी नहीं गए। सभी गाड़ियों की स्पीड कम रखो और आज रात हम कैंप नहीं लगाएंगे, सबको गाड़ियों में ही आराम करना होगा, चारों तरफ नजर बनाए रखना। बाकी सभी गाड़ियों से जवाब आया, ठीक है। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज विक्रम के कानों में पड़ी। उसने तुरंत रेडियो पर पूछा, क्या तुम लोगों ने फायर किया? जवाब आया, नहीं। विक्रम ने तुरंत गाड़ी रोक दी और ध्यान से आसपास की आवाजें सुनने लगा। करीब 2 मिनट बाद फिर से गोली चलने की आवाज। जैसे ही टीम कोकोसिली के नो मैंस लैंड में आगे बढ़ रही थी, अचानक एक गोली चलने की आवाज विक्रम के कानों में गूंजी। उसने तुरंत कहा, 11 बजे की दिशा में गोली चली है, सभी लोग तैयार हो जाओ, मेरी गाड़ी के पीछे आओ। पूरा काफिला तेजी से आगे बढ़ा और करीब 2 किलोमीटर जाने के बाद उन्हें जमीन पर बड़ी मात्रा में खून के निशान दिखाई दिए। थोड़ी दूरी पर एक तिब्बती हिरण पड़ा था जिसकी खाल उतारी जा चुकी थी। विक्रम ने आसपास देखते हुए कहा, गोली चलने के बाद ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट हुए हैं और इतने कम समय में ये लोग शिकार करके निकल भी गए, इसका मतलब है ये बेहद अनुभवी शिकारी है। सोचो इन्होंने कितने जानवर मारे होंगे। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, हमारा असली मिशन शंभाला को ढूंढना है, लेकिन हमारे पास कोई पक्का लोकेशन नहीं है, पूरा इलाका खोजना पड़ेगा, लेकिन अभी यहाँ शिकारियों का होना हमारे लिए खतरा बन सकता है, इसलिए पहले इन्हें खत्म करना जरूरी है। हम इनके टायर के निशान से इन्हें ट्रैक करेंगे। किसी को कोई आपत्ति है? सभी ने एक साथ कहा, नहीं। विक्रम ने आदेश दिया, ठीक है, सब लोग तैयार हो जाओ, हम इनका पीछा करेंगे, चलो। विक्रम ने गाड़ी के निशानों की तरफ इशारा किया और शिखा को तेजी से पीछा करने को कहा। कुछ ही देर में एक एसयूवी उनकी नजर में आ गई। शिकारियों ने भी उन्हें देख लिया और अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन टीम की गाड़ियां खास तौर पर मॉडिफाई की गई थी, उनकी स्पीड और ताकत ज्यादा थी, वो ज्यादा देर तक भाग नहीं सकते थे। तभी शिकारियों में से एक ने बंदूक निकालकर टीम की गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां बुलेट प्रूफ ग्लास से टकराई, फिर भी शिखा डर के मारे चीख उठी। विक्रम ने तुरंत कहा, कम से कम 2 लोग हैं, पिस्टल में नॉर्मल मैगजीन डालो, सीधे खत्म कर दो। इतना कहकर उसने खुद भी पिस्टल उठाकर उनकी गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। अर्जुन और रवि भी खिड़की से बाहर निकलकर उनके टायर पर निशाना साधने लगे। कुछ ही सेकंड में एक शिकारी घायल होकर गिर पड़ा और दूसरा भी गाड़ी से फिसलकर दूर जा गिरा। घायल शिकारी चिल्लाया, मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। विक्रम गुस्से में बोला, तूने जितने अपराध किए हैं उसके लिए तुझे 10 बार मारना भी कम है, ऊपर से हम पर गोली चला रहा है, खुद ही मरने का रास्ता चुन रहा है। तभी अर्जुन चिल्लाया, टीम लीडर यहाँ कुछ अजीब है, जल्दी आओ। विक्रम तुरंत वहां पहुंचा और देखा कि पास में एक जानवर बंधा
बंधा हुआ है। उसने पूछा, ये लोग कुत्ता भी लेकर घूम रहे हैं? अर्जुन बोला, ये कुत्ता नहीं है, ये भेड़िया है। विक्रम हैरान होकर बोला, क्या मजाक कर रहे हो? भेड़िया तो भूरा होता है, ये पूरा सफेद कैसे हो सकता है? तभी डॉक्टर दीपक बोले, भेड़ियों की कई प्रजातियां होती हैं और उनके रंग भी अलग अलग होते हैं। भूरा सबसे आम है, लेकिन काला, सफेद, स्लेटी, रेत जैसा रंग भी होता है। विक्रम ने कहा, सीधे मुद्दे पर आओ। डॉक्टर दीपक ने गंभीर होकर कहा, अजीब बात यह है कि इस इलाके में सफेद भेड़िया नहीं होना चाहिए। ये प्रजाति आमतौर पर आर्कटिक में पाई जाती है और ये शिकारी इतनी दूर जाकर इसे पकड़कर नहीं लाए होंगे। फिर उन्होंने ध्यान से देखते हुए कहा, और सबसे हैरानी की बात, इसके माथे के बीच में देखो। सभी की नजरें उस भेड़िए के माथे पर टिक गई। वहां एक अजीब सी नीली आग जैसी फर की लकीर थी। तभी अचानक एक और गोली चलने की आवाज गूंजी और विक्रम ने बिना समय गंवाए तुरंत अपनी बंदूक उठाकर उसी दिशा में निशाना साध लिया। तभी पता चला कि गोली शिखा ने चलाई थी। सबकी नजरें उस दिशा में गईं जहां उसने फायर किया था और देखा कि एक शिकारी पहले ही मारा जा चुका था। उसके हाथ में एक खुद से मॉडिफाई किया हुआ छोटा शॉटगन था। विक्रम तुरंत समझ गया कि शिखा ने अचानक गोली क्यों चलाई। एक पल के लिए वो शांत हो गया। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द झलक गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम लोग ध्यान कैसे नहीं रख पाए? रवि ने सिर झुका लिया। असल में जब अभी प्रोफेसर दीपक ने आवाज लगाई तो वो भी बाकी सबके साथ देखने चला गया और जिस शिकारी को उसने पकड़ा हुआ था उसे नजरअंदाज कर दिया। विक्रम ने सख्त लहजे में कहा, अगली बार ऐसी गलती मत करना। तभी शिखा अचानक घबरा गई। ये पहली बार था जब उसने किसी को गोली मारकर खत्म किया था। वो अंदर से हिल चुकी थी, वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। विक्रम ने बिना कुछ कहे उसे थाम लिया। करीब 5 मिनट तक वो ऐसे ही खामोश खड़ी रही। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि वो विक्रम की बाहों में है। वो तुरंत पीछे हट गई। बाकी लोग भी ऐसे दिखाने लगे जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। सबको पता था ये मजाक का वक्त नहीं है। तभी विक्रम बोला, प्रोफेसर दीपक आप आगे बताइए। प्रोफेसर दीपक ने उस सफेद भेड़िए को देखते हुए कहा, ये भेड़िया सामान्य नहीं है, ये आर्कटिक वुल्फ जैसा बिल्कुल नहीं दिखता और मैंने कभी किसी आर्कटिक वुल्फ के माथे पर ऐसा निशान नहीं देखा। आखिर ये किस प्रजाति का है? विक्रम ने कहा, शिखा, प्रोफेसर दीपक के साथ मिलकर इसे चेक करो। अगर घायल नहीं है तो इसे हमारी गाड़ी में ले आओ। शाम हो रही है, हमें जल्दी एक सुरक्षित जगह ढूंढकर कैंप लगाना होगा। शिखा और प्रोफेसर दीपक तुरंत उस छोटे सफेद भेड़िए की जांच करने लगे। बाकी टीम के लोग शिकारियों की गाड़ी की तलाशी लेने लगे। वहां से उन्हें कई बंदूकें मिली, कुछ AK-47 की गोलियां और अलग अलग जानवरों की करीब दर्जन भर खाले। तभी अचानक रेडियो से आवाज आई, अरे ओ 7-8 तुम दोनों मर गए क्या? वापस आओ। ये सुनकर पूरी टीम चौंक गई। मतलब इनके और भी साथी हैं। विक्रम ने तुरंत अर्जुन को इशारा किया कि वो उनकी गाड़ी से रेडियो निकालकर अपनी गाड़ी में लगा ले, लेकिन उसने उस कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। विक्रम जानता था कि अगर जवाब दिया तो बाकी शिकारी यहां तक पहुंच सकते हैं और रात में लड़ाई करना सही नहीं होगा। इसलिए उसने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। कुछ ही देर में उन्हें एक सही जगह मिल गई जहां उन्होंने टेंट लगाने की तैयारी शुरू कर दी। विक्रम ने हमेशा की तरह सबको काम बांट दिया। अर्जुन और रवि को बाहर सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। सब कुछ तैयार होने के बाद सभी की नजरें उस छोटे सफेद भेड़िए पर टिक गई। तभी उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बेहद चमकीली थी, जैसे उनमें खुद रोशनी हो। आमतौर पर आर्कटिक भेड़ियों की आंखें पीली या एम्बर रंग की होती हैं, जबकि बाकी भेड़ियों की आंखें नीले से पीले रंग में बदलती रहती हैं। लेकिन ये भेड़िया अलग था। इसकी आंखें गहरी नीली थी और चाहे आगे चलकर इनका रंग बदले या नहीं, ये साफ था कि ये आर्कटिक वुल्फ नहीं है, ये एक अलग ही प्रजाति है। प्रोफेसर दीपक अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि वो छोटा भेड़िया अचानक आवाज करने लगा। शिखा ने तुरंत कहा, जो भी हो पहले ये बताओ ये भूखा तो नहीं है? सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो भूखा है या नहीं। तभी शिखा ने एक डिब्बा निकालकर उसके सामने रखा। जैसे ही उसने डिब्बा आगे बढ़ाया, बाहर से अचानक एक भेड़िए की डरावनी हुआ की आवाज गूंजी। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। विक्रम ने तुरंत कहा, खतरा है, कहीं ये आवाज इस छोटे भेड़िए की पुकार से तो नहीं आई। ऊपर से आदेश मिला कि जैसे ही टीम शिकारियों की गाड़ी से उस छोटे सफेद भेड़िए को लेकर वापस आई, टेंट के बाहर से लगातार भेड़ियों की हुआ की आवाज आने लगी। विक्रम तुरंत समझ गया, खतरा है, कहीं ये उसी छोटे भेड़िए की आवाज से तो नहीं आई। प्रोफेसर दीपक ने कहा, संभावना है। विक्रम के कुछ कहने से पहले ही सभी ने अपने अपने हथियार उठा लिए। अर्जुन ने तुरंत मॉनिटर उठाकर आसपास का इलाका देखना शुरू कर दिया। तभी छोटा सफेद भेड़िया भी उत्साहित होकर जोर जोर से आवाज करने लगा। प्रोफेसर दीपक को डर हुआ कि ये पूरे झुंड को यहाँ बुला देगा, इसलिए उन्होंने तुरंत ट्रैंक्विलाइजर गन उठाकर उसकी तरफ निशाना साधा और बोले, अरे छोटे शांत हो जाओ, पहले खाना खाओ, उसके बाद अपने साथियों के पास जाना। हैरानी की बात ये थी कि वो छोटा भेड़िया जैसे उनकी बात समझ गया। उसने 2 बार हल्की आवाज निकाली और फिर शांत होकर आसपास देखने लगा। विक्रम ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, डॉक्टर दीपक, क्या भेड़िए इंसानों की भाषा समझ सकते हैं? प्रोफेसर दीपक ने कहा, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ये निश्चित नहीं कह सकता। अगर कोई जानवर बचपन से इंसानों के बीच पला हो तो शायद कुछ समझ सके, लेकिन ये तो अभी अभी मिला है, इसे समझना मुश्किल है। विक्रम ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मतलब आपने कुछ भी क्लियर नहीं बताया। प्रोफेसर दीपक ने गंभीर होकर कहा, वैज्ञानिक रूप से इसका कोई साफ जवाब नहीं है, बस इतना कह सकते हैं कि शायद शिखा और इस भेड़िए के बीच कोई खास कनेक्शन है। तभी विक्रम को अचानक कुछ याद आया। उसने कहा, कुछ साल पहले जब मैं एक रेस्क्यू मिशन पर था, तब मैंने एक खोई हुई टीम के कैंप के पास भेड़ियों के झुंड के निशान देखे थे। क्या ये संभव है कि वही झुंड आज भी यहाँ हो? प्रोफेसर दीपक ने सिर हिलाते हुए कहा, संभावना कम है। अगर वो झुंड था भी तो अब तक खत्म हो चुका होगा, या फिर ये उनके वंशज हो सकते हैं। जंगल में भेड़ियों की उम्र बहुत कम होती है, आमतौर पर 1 से 2 साल। सिर्फ अल्फा वुल्फ 6 से 9 साल तक जीते हैं। ये सुनकर सब चौंक गए। विक्रम बोला, इतनी कम उम्र? प्रोफेसर दीपक ने कहा, मैं तो अच्छा अनुमान बता रहा हूँ। अगर हालात खराब हो तो कई भेड़िए 1 साल भी नहीं जी पाते। तभी छोटा भेड़िया खाना खत्म करते ही फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगा। अर्जुन ने कहा, ये तो खाते ही फिर शुरू हो गया, क्या इसे बेहोश कर दें? विक्रम थोड़ा उलझन में पड़ गया, क्योंकि शिखा इस भेड़िए से लगाव दिखा रही थी। वो कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहता था। तभी विक्रम ने वॉकी टॉकी उठाकर हेडक्वार्टर से संपर्क किया। सर, आज हमें शिकारियों का एक ग्रुप मिला। हमने उनकी बातचीत से कंफर्म किया कि ये एक गैंग है। हमने उनके 2 लोगों को खत्म किया है, लेकिन बाकी का लोकेशन अभी पता नहीं है। और हमने एक छोटा भेड़िया भी बचाया है। अब समझ नहीं आ रहा इसे साथ ले जाए या यहीं छोड़ दे। उधर से आवाज आई, तुम लोग ठीक हो ना? किसी को चोट तो नहीं आई? विक्रम ने जवाब दिया, नहीं सर, सब सुरक्षित है, लेकिन ये लोग खतरनाक हैं। जैसे ही हमने पीछा किया, इन्होंने सीधे फायरिंग शुरू कर दी। अगर हमारी गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती तो कोई भी घायल हो सकता था। उधर से गुस्से भरी आवाज आई, इन अपराधियों को तुम मत संभालो, उनका लोकेशन मिलते ही बताओ, मैं कल एक टीम भेजकर उन्हें खत्म करवा दूंगा। विक्रम ने तुरंत कहा, नहीं सर, यहाँ का माहौल अलग है, ज्यादा लोग होने से फायदा नहीं होगा। आपको याद है जब मैं पहली बार यहाँ आया था, हम सबको खास दवा दी गई थी, तभी हम ऊंचाई की समस्या से बच पाए थे। अगर ज्यादा लोग आए तो वो खुद खतरे में पड़ जाएंगे और हमें नहीं पता उनके पास कितने लोग और कितने हथियार हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद विक्रम बोला, हमारा अनुमान है कि उनकी संख्या कम से कम 8 है, क्योंकि बातचीत में उन्होंने मारे गए दोनों को 7 और 8 कहा। फिर उसने शांत होकर कहा, लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारी टीम के सभी सदस्य मिलिट्री ट्रेनिंग ले चुके हैं। उधर से जवाब आया, तुम सही कह रहे हो, मुझे तुम पर भरोसा है। उधर से आदेश आया, किसी भी हालत में दुश्मन को हल्के में मत लेना, और जहां तक उस भेड़िए की बात है उसका फैसला तुम लोग खुद करो। विक्रम जानता था कि उसे उस छोटे भेड़िए की पूरी जानकारी ऊपर तक देनी चाहिए थी। अगर वो ऐसा करता तो साफ आदेश आता कि उसे तुरंत वापस लाया जाए, लेकिन उसने ये फैसला पूरी टीम पर छोड़ दिया। इसके बाद विक्रम ने तुरंत टीम मीटिंग बुलाई। उधर प्रोफेसर दीपक ने एहतियात के तौर पर छोटे भेड़िए को बेहोश कर दिया ताकि उसकी आवाज से फिर से भेड़ियों का झुंड न आ जाए। जैसे उम्मीद थी, डॉक्टर सीमा ने इसका विरोध किया। उसने कहा, इसे वापस ले जाना गलत है, ये इस जमीन का हिस्सा है, इसे इसके झुंड के पास छोड़ देना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर दीपक बोले, नहीं, इसे साथ ले जाना जरूरी है, ये एक अनजान प्रजाति है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। दोनों के बीच बहस चल ही रही थी कि अचानक बाहर से चारों तरफ भेड़ियों की डरावनी आवाजें गूंजने लगी। अर्जुन ने तुरंत रेडियो पर कहा, क्या हमारे आसपास पहले से कोई झुंड था? जवाब आया, अभी तक तो नहीं, लेकिन रुको, अब दिख रहा है, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। अर्जुन ने कहा, अगर ये माइनफील्ड में आएंगे तो हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। विक्रम बोला, मैं खुद जाकर
देखता हूँ और बाकी सभी उसके पीछे बाहर निकल आए। बाहर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। दूर दूर तक सैकड़ों आंखें चमक रही थी। एक बहुत बड़ा भेड़ियों का झुंड धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। विक्रम ने गंभीर होकर कहा, आमतौर पर एक झुंड में 7 से 30 भेड़िए होते हैं, लेकिन यहाँ तो कम से कम 60। हैरानी की बात यह थी कि वो धीरे धीरे आ रहे थे, जैसे हमला करने का इरादा नहीं। विक्रम ने तुरंत आदेश दिया, माइनफील्ड बंद कर दो। अगर हमला हुआ तो हम अपने हथियारों से संभाल लेंगे। बेवजह इतने जानवरों की जान नहीं जानी चाहिए। कुछ ही देर में पूरा झुंड उनके सामने आकर रुक गया। तभी एक बड़ा सा भेड़िया, शायद उनका लीडर, आसमान की तरफ देखकर जोर से हुआ हुआ करने लगा। उसी आवाज से टेंट के अंदर बेहोश पड़ा छोटा भेड़िया भी होश में आ गया। उसकी नीली आंखें चमक उठी। प्रोफेसर दीपक ने हैरानी से कहा, इसकी आंखें और उस लीडर की आंखें दोनों एक जैसी। इसका मतलब ये उसी झुंड का हिस्सा है। शायद वो उसका बच्चा है। विक्रम ने कहा, ये तो साफ दिख रहा है जैसे एक ही सांचे में ढले हो। फिर उसने पूछा, क्या ये अपने बच्चे को लेने आए हैं? अगर हम इसे छोड़ दें तो शायद ये हमला नहीं करेंगे। प्रोफेसर दीपक बोले, पक्का नहीं कह सकता, लेकिन इतना तय है कि छोटे भेड़िए की आवाज ने इन्हें यहाँ बुलाया है। और सबसे अजीब बात यह है कि सामान्य हालात में ये झुंड हम पर हमला कर देता, लेकिन अभी ये ऐसे खड़े हैं जैसे हमसे बातचीत कर रहे हैं। तभी वो बड़ा भेड़िया धीरे धीरे शिखा की तरफ बढ़ने लगा। विक्रम ने तुरंत चेतावनी देने के लिए हवा में गोली चलाई और पूरा झुंड एकदम सतर्क होकर हमला करने की मुद्रा में आ गया। विक्रम ने तुरंत कहा, प्रोफेसर दीपक, मैं जानता हूं आप इसे साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन अभी की स्थिति देखकर लगता है हमें इसे छोड़ देना चाहिए। अगर ये हमला करते हैं तो हम बच जाएंगे, लेकिन ये सारे भेड़िए मारे जाएंगे और मुझे नहीं लगता ये हम पर हमला करना चाहते हैं। आप क्या कहते हैं? प्रोफेसर दीपक ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, इसे छोड़ देते हैं। मैं भी इतने जानवरों को मरते नहीं देखना चाहता। जैसे ही सबने सहमति दी, शिखा ने छोटे भेड़िए को अपनी बाहों में उठाया और धीरे धीरे आगे बढ़ी। विक्रम ने उसे रोकते हुए कहा, शिखा, सावधान रहना, ज्यादा पास मत जाना। शिखा ने शांत होकर कहा, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। इतना कहकर उसने छोटे भेड़िए को जमीन पर रख दिया। छोटा भेड़िया धीरे धीरे चलते हुए उस बड़े भेड़िए के पास गया। उसने 2 बार हल्की आवाज निकाली और फिर वो बड़ा भेड़िया उसे लेकर पूरे झुंड के साथ धीरे धीरे वहां से चला गया। करीब 5 मिनट बाद जब झुंड पूरी तरह दूर चला गया तो सबने राहत की सांस ली और वापस टेंट की तरफ लौटने लगे। तभी अचानक एक जोरदार गोली चलने की आवाज गूंजी। अर्जुन ने तुरंत मॉनिटर की तरफ देखा और बोला, उधर क्या हो रहा है? विक्रम ने पूछा। रिपोर्ट दो, अर्जुन बोला। सर, 4 गाड़ियां हमारी तरफ तेजी से आ रही हैं। लगता है ये वही शिकारी हैं। शायद भेड़ियों की आवाज और गोली की आवाज सुनकर यहाँ आ गए। विक्रम ने तुरंत आदेश दिया, सभी लोग तैयार हो जाओ, छुपकर पोजीशन लो, जल्दी। कुछ ही देर में शिकारी उस अस्थायी कैंप तक पहुंच गए। उधर टीम ने अपनी गाड़ियों को आगे लगाकर एक मजबूत बैरियर बना लिया। विक्रम ने ऊंची आवाज में कहा, हम सरकारी वैज्ञानिक टीम हैं, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही गोलियों की बौछार शुरू हो गई। विक्रम चिल्लाया, सभी लोग कवर लो, कंफर्म है ये शिकारी हैं, फायर करो। तभी अचानक फिर से भेड़ियों की जोरदार हुआ गूंजी और उसके तुरंत बाद शिकारियों की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। विक्रम ने साइड में देखा तो पाया कि भेड़ियों का झुंड शिकारियों पर टूट पड़ा था। उसी वक्त शिखा के पीछे से एक भेड़िया चुपचाप उसकी तरफ बढ़ रहा था। विक्रम ने तुरंत बंदूक उठाई और उसे मारने ही वाला था कि तभी एक सफेद परछाई बिजली की तरह आई। वो छोटा सफेद भेड़िया था। उसने उस बड़े भेड़िए को इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो दूर जा गिरा। वो बड़ा भेड़िया गुस्से में अपने नुकीले दांत दिखाते हुए छोटे भेड़िए पर झपटने ही वाला था कि तभी झुंड का असली लीडर, वो सफेद भेड़िया राजा, बिजली की तेजी से आया और उसने उस हमलावर भेड़िए की गर्दन दबोच ली। उसने इतनी ताकत से काटा कि वो भेड़िया वहीं मर गया। कुछ सेकंड बाद उसने उसे छोड़ दिया। उधर दूसरी तरफ भेड़ियों और शिकारियों की लड़ाई भी खत्म हो चुकी थी। पूरा मैदान खामोश हो गया। भेड़िया राजा ने छोटे भेड़िए की तरफ देखा। छोटे भेड़िए ने 2 बार हल्की आवाज निकाली और फिर उसके साथ चल पड़ा। अगले दिन सुबह जब टीम ने पूरा इलाका देखा तो सब हैरान रह गए। ये शिकारी कोई आम लोग नहीं थे। उनकी गाड़ियों में आरपीजी जैसे भारी हथियार मिले। अगर पिछली रात भेड़ियों ने हमला ना किया होता और ये हथियार इस्तेमाल हो जाते तो टीम का बचना लगभग नामुमकिन था। गिनती करने पर पता चला कि कुल 12 शिकारी मारे गए थे और 32 भेड़ियों की लाशें भी पड़ी थी, जिनमें से 31 को गोलियों से मारा गया था और सिर्फ एक को भेड़िया राजा ने खुद मार गिराया था। विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डॉक्टर दीपक, आपको इस घटना पर एक रिसर्च पेपर जरूर लिखना चाहिए कि कैसे भेड़ियों ने हमारी जान बचाई। ये दुनिया को हिला देगा। प्रोफेसर दीपक ने शांत स्वर में कहा। शायद सब कुछ समेटने के बाद विक्रम ने टीम को आगे बढ़ने का आदेश दिया। वो अपने तय रास्ते पर बर्फीले पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे। चलते चलते शिखा ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें किस्मत पर भरोसा है? विक्रम ने पूछा, क्या मतलब? तुम उस छोटे भेड़िए की बात कर रही हो? शिखा मुस्कुराई। हाँ, जब मैंने उसे पहली बार देखा मुझे लगा जैसे कोई अपना हो, जैसे हम पहले से जुड़े हो। विक्रम हल्का हंसते हुए बोला, किस्मत तो लोग अपने जीवन साथी के लिए बोलते हैं, तुमने तो उसे भेड़िए पर लगा दिया। शिखा ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा नहीं है, तुम्हें देखकर भी थोड़ा सा वैसा ही लगा था। विक्रम चौंक गया। क्या कहा? एक बार फिर से बोलो। शिखा कुछ कहती उससे पहले ही अर्जुन चिल्लाया, आगे देखो वो क्या है? विक्रम ने तुरंत दूरबीन उठाई और देखा, फिर जोर से बोला, 3 बजे की दिशा में कुछ नजर आया है। सभी लोग इलेक्ट्रिक बुलेट मैगजीन लगाओ, हथियार चेक करो, किसी भी वक्त लड़ाई शुरू हो सकती है, मेरे पीछे आओ। विक्रम ने दूर भागते हुए उस जीव को देखते हुए कहा, पहले जो ये प्राणी मिला था उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी और वो बेहद क्रूर भी था। जैसे ही उसे शिकार दिखता था वो बिना रुके उसका पीछा करता था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि वो खुद किसी चीज से भाग रहा है। आगे ऐसा क्या है जो उसे डरा रहा है? इसी तरह पूरी टीम उसका पीछा करती रही। लगभग 1 घंटे तक वो एक पत्थरों के घेरे जैसे इलाके से गुजरे और अचानक वो प्राणी सबकी आंखों के सामने गायब हो गया। सब लोग तुरंत गाड़ियों से उतरकर चारों तरफ देखने लगे, लेकिन जमीन पर उसके दौड़ने के कोई निशान नहीं थे। ये देखकर सभी हैरान रह गए। विक्रम ने कहा, ये बहुत अजीब है, इतना बड़ा जीव जिसका वजन कम से कम 3500 किलो होगा, इतनी तेजी से भागे और कोई निशान भी ना छोड़े, ये नामुमकिन है। जब तक कि अर्जुन ने बात काटते हुए कहा, जब तक कि वो उड़ नहीं सकता। विक्रम ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन अब तक जो हमने देखा है उसके मुताबिक वो उड़ नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा ऊंची छलांग लगा सकता है। तभी रवि ने कहा, सर क्या ऐसा हो सकता है कि वो जमीन के अंदर चला गया हो? सब उसकी तरफ देखने लगे। विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने शेरलॉक होम्स की वो लाइन सुनी है, जब तुम सभी नामुमकिन संभावनाओं को हटा देते हो तो जो बचता है चाहे कितना भी अजीब क्यों ना हो वही सच होता है। अर्जुन ने सिर खुजाते हुए कहा, आपकी बात का जवाब तो नहीं है, क्योंकि अभी यही एक संभावना लग रही है, लेकिन ये जमीन इतनी सख्त है कि यकीन करना मुश्किल है। तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ और जमीन में एक विशाल गड्ढा बन गया। टीम की आखिरी गाड़ी सीधे उसमें धंस गई। विक्रम ने तुरंत चिल्लाकर कहा, अर्जुन दूसरी गाड़ी लाओ और उसे खींचो। अर्जुन ने पूरी ताकत से गाड़ी खींचने की कोशिश की, लेकिन वो गड्ढा जैसे जिंदा हो गाड़ी को अंदर खींचता जा रहा था। अर्जुन ने एक्सीलेटर पूरी तरह दबा दिया, लेकिन गाड़ी बाहर नहीं निकल पाई। विक्रम ने खतरा समझते हुए तुरंत रस्सी कटवा दी। कुछ ही सेकंड में पूरी गाड़ी जमीन के अंदर समा गई और उसके बाद जमीन फिर से सामान्य हो गई, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। रवि ने ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। अर्जुन हैरानी में बोला, ये कैसे हो सकता है? जमीन इतनी सख्त है फिर भी गाड़ी ऐसे अंदर चली गई। विक्रम ने गंभीर होकर कहा, अभी सवालों का जवाब ढूंढने का समय नहीं है, पहले यहाँ से निकलते हैं वरना बाकी गाड़ियां भी खतरे में पड़ सकती हैं। इसके बाद पूरी टीम तुरंत वहां से निकल गई और बर्फीले पहाड़ की तरफ बढ़ने लगी। धीरे धीरे रात हो गई। उन्होंने एक बर्फीली ढलान पर टेंट लगाया और सबने अपने अपने काम संभाल लिए। उसी दौरान शिखा ने धीरे से पूछा, क्या तुम उस छोटे भेड़िए के बारे में सोच रहे हो? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ। क्या तुम्हें लगता है हम उससे फिर मिलेंगे? शिखा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अगर किस्मत ने चाहा तो जरूर। मुझे लगता है हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तभी अर्जुन एक डिवाइस लेकर आया और बोला, सर जरा इसे देखिए। विक्रम ने स्क्रीन की तरफ देखा और बोला, ये वही प्राणी हो सकता है जिसे हम आज पीछा कर रहे थे, शायद वो भी उसी गड्ढे में फंस गया। फिर उसने कहा, तुम पहले इसकी रिपोर्ट हेडक्वार्टर को भेजो, कल देखते हैं उनका क्या आदेश आता है। अगली सुबह विक्रम ने सबको इकट्ठा करके कहा, आज हम मिशन आगे बढ़ाएंगे। ये ग्लेशियर इलाका बहुत खतरनाक है। रवि और प्रोफेसर दीपक यहीं कैंप में रहेंगे, बाकी लोग मेरे साथ पैदल पहाड़ की तरफ चलेंगे और सुराग ढूंढेंगे। तभी अर्जुन बोला, सर मुझे भी साथ ले चलिए। विक्रम ने मना करते हुए कहा, नहीं, वहां का माहौल बहुत खराब है और अभी बर्फबारी भी हो रही है, तुम्हारा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। फिर उसने थोड़ा सोचकर कहा, हालांकि तुम सबने मिलिट्री ट्रेनिंग ली है, लेकिन तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ना भी सही नहीं है। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, लेकिन सावधान रहना। इसके बाद विक्रम और उसकी टीम बर्फीले पहाड़ की तरफ आगे बढ़ गई। टीम ग्लेशियर के अंदर पैदल चलते हुए करीब 3 घंटे
आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन अभी तक उन्हें कोई खास सुराग नहीं मिला। ऊपर से खराब मौसम ने उनकी हालत और भी खराब कर दी थी। हर कदम चलना मुश्किल हो रहा था। अर्जुन ने ठंड से कांपते हुए कहा, ये क्या जगह है? इतनी गर्मियों में भी बर्फ गिर रही है। विक्रम ने हल्की हंसी के साथ कहा, इस जगह में कुछ भी देखकर हैरानी नहीं होती। ग्लेशियर में गर्मियों में बर्फ गिरना आम बात है। यहाँ साल के 365 दिनों में ज्यादातर समय बर्फ ही गिरती रहती है। फिर उसने गंभीर होकर कहा, अब वापस चलने की तैयारी करो। यहाँ तक आने में हमें 3 घंटे लगे हैं और इस बर्फबारी में वापस जाने में और ज्यादा समय लगेगा। हमें अंधेरा होने से पहले कैंप पहुंचना होगा, वरना हम सब ठंड से मर सकते हैं। जैसे ही आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, विक्रम ने पास में एक गुफा ढूंढी और सबको थोड़ी देर रुकने को कहा ताकि फिर वापसी की जा सके। तभी अचानक वॉकी टॉकी में आवाज आई, कोई सुन रहा है? जवाब दो। विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, हाँ सर, टीम सुन रही है। क्या हुआ? उधर से आवाज आई, तुम लोगों की कौन सी गाड़ी खोई थी? विक्रम बोला, सर दूसरी गाड़ी। जवाब आया, क्या तुम पक्का कह रहे हो? क्योंकि अभी वही गाड़ी साउथ ईस्ट दिशा में मूव कर रही है और उसकी दिशा उसी बर्फीले पहाड़ की तरफ है जहां तुम जा रहे हो। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। विक्रम ने तुरंत पूछा, क्या आप पक्का कह रहे हैं? उधर से जवाब आया, हाँ, अभी वो लगातार मूव कर रही है। क्या तुम लोग कैंप में हो? विक्रम बोला, नहीं सर, 2 लोग कैंप में हैं। हम 5 लोग अभी वापस लौटने वाले हैं। जवाब आया, ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, तुरंत वहां जाओ। कॉल खत्म होते ही सब एक दूसरे को देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। जो गाड़ी जमीन के अंदर समा गई थी वो अब खुद चल रही थी। अर्जुन ने हैरानी में कहा, अगर उस गाड़ी में ट्रैकिंग सिस्टम ना होता तो मैं कभी यकीन नहीं करता। विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब तक जो कुछ हुआ है उसमें एक भी चीज समझ में नहीं आई। पहले वो अजीब सा भेड़िया, फिर शिकारियों का हमला, फिर भेड़ियों का हमें बचाना, फिर वो रहस्यमयी जीव, उसका अचानक गायब होना, गाड़ी का जमीन में समा जाना और अब उसका खुद चलना। ये सब कुछ सामान्य नहीं है। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, मुझे लगता है हमें अपनी योजना बदलनी होगी। ये जो कुछ हो रहा है शायद यही हमें हमारे असली मिशन की दिशा दिखा रहा है। क्या तुम सब सहमत हो? सभी ने एक साथ कहा। विक्रम ने तुरंत आगे की योजना बताई। हमें जो लोकेशन मिली है उसके हिसाब से हमारी गाड़ी यहाँ है और जो खोई हुई गाड़ी है वो बर्फीले पहाड़ के बीच में कहीं रुकी हुई है। दूरी ज्यादा नहीं है लेकिन रास्ता बेहद कठिन है। गाड़ी से जाना शायद संभव नहीं होगा, इसलिए हमें पैदल ही उस पहाड़ में जाना होगा और बाकी गाड़ियां यहीं छोड़नी होंगी। क्या ये ठीक रहेगा? तभी प्रोफेसर दीपक ने कहा, योजना तो ठीक है लेकिन एक समस्या है। अगर हम पैदल जाएंगे तो वहां तक पहुंचने में कम से कम 1 दिन से ज्यादा लगेगा और ये तब है जब गाड़ी रुकी हुई हो। अगर वो फिर से चलने लगी तो अर्जुन ने बात आगे बढ़ाई, और हमें इतना सामान भी साथ ले जाना होगा। हर इंसान को कम से कम 7 दिन का राशन और जरूरी चीजें उठानी होंगी। विक्रम ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम दोनों सही कह रहे हो, ये जोखिम भरा है। फिर उसने सोचा और कहा, हमें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, एक तरीका है, हमारे पास अभी 3 गाड़ियां हैं। हम 2 गाड़ियां कैंप में छोड़ देंगे और एक गाड़ी में सब लोग साथ चलेंगे ताकि ज्यादा दूरी जल्दी तय हो सके। अर्जुन ने थोड़ा सोचकर कहा, 7 लोग एक गाड़ी में बैठ सकते हैं, लेकिन सामान का क्या? विक्रम ने कहा, हम जरूरी सामान छत पर रख देंगे, लेकिन हमें बहुत कम और जरूरी चीजें ही ले जानी होंगी। ज्यादा वजन नहीं उठा सकते। कल तुम गाड़ी को मॉडिफाई करने की जिम्मेदारी संभालना, जितना जरूरी सामान है सब साथ रखना और गोला बारूद को आधा कर देना। साथ ही कैंप में जो गाड़ियां रहेंगी उनमें भी हमारे वापस आने के लिए पर्याप्त सामान होना चाहिए। ली बिंग, तुम कैंप के आसपास की सुरक्षा मजबूत करो। जब हम वापस आएंगे तो उन 2 गाड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोफेसर दू, आप अपने कैमरा और बाकी उपकरण तैयार रखिए। हर चीज का सही रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि रिसर्च के लिए पूरा डेटा मिल सके। शियू, तुम जरूरी दवाइयों को व्यवस्थित कर लो। प्रोफेसर ली और प्रोफेसर झाई, आप दोनों कल मेरे साथ पहले निकलोगे। हम रास्ता चेक करेंगे कि कौन सा रास्ता गाड़ी के लिए सही रहेगा। अगले दिन सुबह होते ही वांगपान प्रोफेसर ली और प्रोफेसर झाई के साथ बर्फीले पहाड़ की ओर पैदल निकल पड़ा। करीब 1 घंटे चलने के बाद अचानक दूर से भेड़िए की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने चौंक कर कहा, यहाँ भेड़िए की आवाज? विक्रम ने ध्यान से सुनते हुए कहा, रुको, तुम्हें नहीं लगता ये आवाज जानी पहचानी है? अर्जुन ने हैरानी से कहा, कहीं ये वही छोटा सफेद भेड़िया तो नहीं? विक्रम ने सामने की ढलान की ओर इशारा करते हुए कहा, आवाज उधर से आ रही है, चलो जाकर देखते हैं। जैसे ही वे लोग बर्फीली ढलान पर पहुंचे उन्होंने देखा कि छोटा सफेद भेड़िया वहीं पड़ा है और उसके पैर में गहरी चोट लगी हुई है। विक्रम ने चिंता से कहा, ये छोटा भेड़िया तो अपने झुंड के साथ होना चाहिए था, ये यहाँ अकेला कैसे और घायल कैसे हो गया? तभी छोटे भेड़िए ने वांगपान को देखा, हल्की सी आवाज निकाली और तुरंत बेहोश हो गया। अर्जुन घबराकर बोला, ये मर तो नहीं गया? विक्रम ने जांच करते हुए कहा, नहीं, अभी जिंदा है लेकिन हालत काफी खराब है। प्रोफेसर ली, हमारी लोकेशन तुरंत कैंप में भेजो और ली बिंग को कहो कि शियू को लेकर यहाँ आए। ठीक है। कुछ ही देर में कैंप तक संदेश पहुंच गया। शियू को जैसे ही पता चला कि छोटा भेड़िया घायल है, वह बिना एक पल रुके भागते हुए वहां पहुंची। जैसे ही उसने उसके घाव को देखा उसे कुछ अजीब लगा। उसने शक जताया कि शायद यह चोट किसी रेडिएशन से प्रभावित है। ये सुनते ही सब लोग चौंक गए। विक्रम ने तुरंत कहा, ली बिंग, जल्दी गाड़ी से रेडिएशन डिटेक्टर लेकर आओ। ली बिंग ने पहले सबकी जांच की लेकिन किसी में भी रेडिएशन नहीं पाया गया। फिर उसने कहा, जिस चीज ने इसे घायल किया है शायद उसी में रेडिएशन है, लेकिन ये आसपास के लोगों को प्रभावित नहीं कर रहा। इसका सही कारण अभी समझ नहीं आ रहा। जब यह तय हो गया कि छोटे भेड़िए का रेडिएशन बाकी लोगों के लिए खतरनाक नहीं है तो सब उसे कैंप में वापस ले आए और उसका इलाज शुरू किया। अगले दिन छोटा भेड़िया होश में आया और जागते ही खाने पर टूट पड़ा। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, अब ये खा रहा है, मतलब हालत ज्यादा खराब नहीं है। लेकिन शियू ने गंभीर होकर कहा, घाव में जो रेडिएशन है उसे मैं ठीक नहीं कर सकती, इससे घाव भरने में दिक्कत होगी और अगर रेडिएशन अंदर तक फैल गया तो इसके अंगों को भी नुकसान हो सकता है। तभी वांगपान को कुछ याद आया। उसने कहा, डॉक्टर दा ने मुझे बताया था उनकी जो ल्यूग्वांग चाकू है उससे लगे घाव में भी रेडिएशन होता है, क्या तुम उनकी बनाई दवा ट्राई कर सकती हो? शियू को भी तुरंत याद आया। उसने दवा निकाली और छोटे भेड़िए को खिला दी। फिर उसने दोबारा रेडिएशन टेस्ट किया। इस बार रेडिएशन काफी कम हो चुका था। ये देखकर सबके चेहरे पर खुशी छा गई। अर्जुन खुशी से बोला, बहुत बढ़िया, अब ये ठीक हो जाएगा। फिर हंसते हुए बोला, हम इसे हमेशा छोटा कह रहे हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है, क्यों ना इसका कोई नाम रख दें? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, क्या नाम रखें? अर्जुन बोला, मैं इसे स्नोबॉल बुलाऊंगा, कैसा है? सबने एक साथ कहा, हाँ बढ़िया है। विक्रम ने फैसला लेते हुए कहा, ठीक है, अब से इसका नाम स्नोबॉल होगा। फिर उसने आगे कहा, कल हम एक दिन आराम करेंगे ताकि स्नोबॉल भी पूरी तरह ठीक हो सके। मैं, प्रोफेसर झाई और प्रोफेसर ली एक गाड़ी लेकर आगे रास्ता देखने जाएंगे। बाकी लोग कैंप में रहकर स्नोबॉल का ध्यान रखेंगे। अगर वो हुआ करता है तो करने देना, अगर भेड़ियों का झुंड उसे लेने आता है तो उसे जाने देना, और अगर कल तक कोई भेड़िया उसे लेने नहीं आता तो फिर हमें इसे अपने साथ ही आगे ले जाना पड़ेगा। अंधेरी रात, बर्फ से ढकी खामोश वादियां और एक ऐसा रहस्य जो अब धीरे धीरे सामने आने वाला है, जहां हर कदम पर खतरा है और हर आवाज के पीछे मौत छुपी हो सकती है। टीम अब उस सच्चाई के करीब पहुंच चुकी है जिसे समझना आसान नहीं। एक रहस्यमयी गाड़ी जो जमीन के नीचे होने के बावजूद खुद चल रही है, एक छोटा सफेद भेड़िया जिसके अंदर छुपा है कुछ अनोखा, और एक ऐसी ताकत जो इंसानों की समझ से बहुत परे है। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई खतरनाक सच? क्या टीम इस रहस्य को सुलझा पाएगी या खुद ही उसका शिकार बन जाएगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू हो चुका है पार्ट 3, असली खेल।